हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में डाउ जोन्स ने करीब 1000 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई। और सिर्फ डाउ जोन्स ही नहीं बल्कि हमारे इंडिया के अगर इंडिसेस को देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी हमें भारी गिरावट देखने को मिली और पूरा दिन जो है मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में रहा। तो ये फ्रेश पैनिक क्या आ गया है मार्केट में? दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा था कि फेड जो है 7 से 8 बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा और कोशिश की जाएगी कि 0.25 के रेट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, जिसको मार्केट आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब जो फेड के चेयरमैन ने हमें क्लूज दिया है कि जो है इंटरेस्ट रेट को थोड़ा तेजी के साथ बढ़ाना पड़ेगा और अब वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि 0.5% का इंटरेस्ट रेट अगले साइकिल में बढ़ाना पड़ेगा और सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार कम से कम इस साल इंटरेस्ट रेट को 0.5% के रेट से बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यूएस में फेड ने तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बढ़ा भी दी है 0.25% पिछले मीटिंग में। लेकिन इंडिया में अभी तक इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़े हैं और आरबीआई की कमेंट्री में उन्होंने ये तो कहा है कि इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन वो अभी भी ग्रोथ को बढ़ाने के पक्ष में है। लेकिन अब इंडिया में भी हालात बदलते हुए दिख रहे हैं और कई एनालिस्ट लोगों का ये कहना है और मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि जून से आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। ऐसा कई एनालिस्ट लोग कह रहे हैं और उनको कहने के जो है सॉलिड रीजंस है। और वो रीजन क्या है कि जो इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ का, फिलहाल तो अगर ऑफिशियल फिगर आप देखें तो 6.95 है, लेकिन जो एक्चुअल हम फील कर रहे हैं वो उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ऑफिशियल फिगर्स को ही लेके चलते हैं, वो जो आरबीआई का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, यानी कि जितना इन्फ्लेशन आरबीआई टॉलरेट कर सकता है उससे ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन हो गया है और वो लेवल जो इन्फ्लेशन का है वो पिछले 3 महीने से जो है थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर है। तो अब आरबीआई के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाना है। अगर आप इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे तो महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और जो है कहीं हम और जिन कंट्रीज़ में इकॉनमी में प्रॉब्लम हो रही है हम उसी रास्ते पर ना निकल पड़े, इसका भी एक डर है। और अगर जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो वो ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ज़्यादातर एनालिस्ट लोग का ये कहना है कि जून से जो है इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में भी बढ़ेंगे और कई बैंक्स को भी अगर आप देखें तो उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से स्टॉक मार्केट में नुकसान होता है, लेकिन आखिर क्यों होता है? इसके कई कारण हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला तो ये कि जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स घट जाते हैं। कैसे घट जाते हैं? देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो डेट और इक्विटी दोनों लेकर बिजनेस करती हैं, यानी कि वो अपना आईपीओ वगैरह तो लाती हैं लेकिन साथ में वो टाइम टू टाइम जो है कर्जे पर पैसा लेते हैं, बैंक से भी लेते हैं और बॉन्ड मार्केट से भी लेते हैं। तो जब कर्जे पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट होता है, उनके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है उनके जो रिजल्ट्स पर जो है खराब आते हैं कंपैरेटिवली। तो इसकी वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो है इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी डाउन होता है, उनके स्टॉक के प्रति इंटरेस्ट भी कम होता है। दूसरा जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि देखिए, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अभी भी जो है मार्केट से कर्जा लेकर स्टॉक्स को खरीदते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक तरीके का बिजनेस होता है। अब आप सोचिए कि अगर उनको महंगा कर्जा मिलेगा, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर वो वापस से मार्केट में पैसा लगाने से हिचकिचाएंगे या कम लगाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो मार्केट आपके हाईएस्ट लेवल पर है, दूसरी तरफ आप पैसा उठाने के लिए ज़्यादा पैसा दे रहे हो, तो इसकी वजह से उनके प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी कम होंगे, तो वो कम लगाएंगे या सेफर एवेन्यूज को ढूंढेंगे। तीसरा कारण ये कि कंपनीज तो लोन लेकर बिजनेस करती हैं, लेकिन जो उनके बायर्स होते हैं वो भी लोन लेकर सामान खरीदते हैं। तो आप अगर देखिए तो आज के टाइम पे
आप कोई भी छोटा मोटा आइटम भी खरीदिए तो ईएमआई पे खरीदते हैं, कई दफ़े इंटरेस्ट देते हैं, कई दफ़े नहीं देते हैं, और बड़े आइटम जैसे कि कार्स वगैरह तो इंटरेस्ट पे ही खरीदते हैं। तो कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, वो लोन पर पैसा उठाकर फैक्ट्रीज खोल रही है और प्रोडक्शन कर रही है, और जब वो सामान बेच रही है जैसे कि कार, तो आप जो कार खरीदते हैं आप भी जो है बैंक से लोन लेकर खरीद रहे हैं। तो एक तरफ कंपनी के लिए पैसा उठाना मुश्किल होता जा रहा है, दूसरी तरफ आपके लिए भी पैसा उठाना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर स्टॉक मार्केट में एक थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करते हैं, इसलिए जो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मार्केट इतना घबराता है। और इसके साथ ही ग्रोथ का संकट भी दिख रहा है। जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है उससे ग्रोथ न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी इकोनॉमी के ग्रोथ में जो है एक खतरा दिख रहा है। इंडिया में अगर आप देखें तो कई एनालिस्ट लोगों ने और ब्रोकरेज हाउसेस ने जीडीपी ग्रोथ के टारगेट्स को रिड्यूस कर दिया है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 7.7% के रेट से जीडीपी ग्रो करेगा, लेकिन अब उसको घटाकर 7% या उससे थोड़ा नीचे किया जा रहा है। तो इस वक्त देखिए मार्केट और इकोनॉमी के सामने बड़े खतरे क्या हैं। तो पहला, राइजिंग क्रूड प्राइसेस। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह जो है $10 अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो हमारी जो जीडीपी में जो है करीब 0.25% का इम्पैक्ट पड़ता है, और क्रूड के प्राइसेस हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं, बीच बीच में थोड़ी गिरावट होती है लेकिन वापस से वो बढ़ने लगते हैं। दूसरा जो खतरा है वो है राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स एंड इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का खतरा। और तीसरा जो खतरा है डिमांड का स्लो दिखना। तो डिमांड स्लो क्यों हो रही है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और साथ में जो अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे या लो इनकम एरियाज में जाएंगे तो उनकी इनकम भी घट रही है या उस तरीके से नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिसका इम्पैक्ट डिमांड में हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे या कह रहे होंगे कि ये तो सारा कुछ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो रहा है, इट्स अ टेम्पररी प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। और अगर आप देखिए कोविड की वजह से जो सिचुएशन बनी इकोनॉमी की, जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आई, ये उसी का साइड इफेक्ट है। ये रशिया यूक्रेन वॉर उसी का साइड इफेक्ट है। और अगर आप देखिए तो 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद ही वो एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। तो जब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है उसके दो साइड इफेक्ट होते हैं। पहला तो ये कि नेशनलिज्म का उदय होता है, राइज होता है, हर कोई नेशनलिस्ट बनने की कोशिश करता है। और दूसरा जो उसका साइड इफेक्ट होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप ये जरूर जानते होंगे, और अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो कम से कम वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री को जरूर पढ़िए, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। हिस्ट्री ने हमें एक और चीज सिखाया है कि हिस्ट्री उस इंसान की कदर करता है या रेस्पेक्ट करता है जिन्होंने लोगों के लिए लड़ाई की, और उन लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करता है जिन्होंने लोगों से लड़ाई की, खास करके अपने लोगों से लड़ाई की। तो अगर आप देखिए हिस्ट्री के अगर जो टॉप रेस्पेक्टेड लीडर्स हैं वो कौन है? महात्मा गांधी, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, क्योंकि इन लोगों ने लोगों के लिए लड़ाई की, लोगों की मदद की, लोगों की हेल्प करने की कोशिश की। और जिन लोगों ने अपने ही लोगों के साथ लड़ाई की, उनको मारा, उनको इतिहास कभी भी रेस्पेक्ट नहीं देता है। जैसे कि एडोल्फ हिटलर, सदाम हुसैन, मुसोलिनी, इदी अमीन, इन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा, अपने ही लोगों के साथ लड़ाई की। और इन लोगों का अपना दौर होता था। एक दौर में वो बहुत पावरफुल होते थे, बहुत उनका नाम होता था, लेकिन आज इनका कोई नाम भी नहीं लेना चाहता। और देखिए आप, हिटलर इतना बड़ा लीडर था, लेकिन आज आपको उसकी कोई मॉन्यूमेंट, कोई कब्र भी नहीं मिलेगी। कमिंग बैक टू टॉपिक, माफ करना मैं गुस्से में इधर निकल जाता हूं। दोस्तों अगर आप देखिए तो पूरी दुनिया में एक ग्रोथ का संकट हमें देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनको मार्केट पनिश कर रहा है। और कैसे पनिश कर रहा है? तो अगर आप देखिए पूरी दुनिया में, अगर आप देखिए जो टेक स्टॉक्स हैं इसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है पिछले कई महीनों से। उसका कारण क्या है कि ये सारी हाई
ग्रोथ कंपनीज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के पोटेंशियल होते हैं और इसकी वजह से मार्केट इनको ज़्यादा पीई देता है। लेकिन ग्रोथ के संकट की वजह से अब मार्केट भी कॉशियस हो रहा है और इनके पीई के नंबर्स कट कर रहा है, इनको उस तरीके से वैल्यूएशन नहीं दे रहा है और ये सारी दुनिया में हो रहा है। और आप इंडिया में भी देखिए तो इन्फी, एचडीएफसी ट्विंस, जोमैटो, पेटीएम, ये सारे हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, हाई ग्रोथ कंपनीज हैं और इनके शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि मार्केट को अब नहीं लग रहा है कि वो उस तरीके से इन कंपनीज को वैल्यूएशंस देगा। और जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं, वो कंपनीज जिनके पास वेल स्टेब्लिश मार्केट है और जिनके पास कर्जे कम है, जिनके पास सॉलिड बिजनेस मॉडल है, वो कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं या उस रफ्तार से नहीं गिर रहे हैं। उसमें से दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप देखिए आईटीसी, पिछले जो एक साल में इसने करीब 25 से 26% का रिटर्न दिया है और वहीं अगर आप एनटीपीसी को देखिए, जिस स्टॉक को कोई पूछने को तैयार नहीं था, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और एक साल में 56% का रिटर्न दिया। और कोइंसिडेंटली ये दोनों स्टॉक्स हमारे बुल ट्रैक पोर्टफोलियो के पार्ट हैं और हमने इन स्टॉक्स को अच्छा खासा वेटेज दिया है। दोस्तों, आप में से कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या अभी हमें उस पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना चाहिए, बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मेरा जवाब यही रहता है कि बेशक आप कर सकते हैं क्योंकि हमने कुछ महीने पहले ही उसे पब्लिश किया था, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा जो है ऊपर नीचे नहीं हो गया है। पोर्टफोलियो अभी भी प्रॉफिट में है और 5 to 10% के बीच में जो है प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर रहा है। और तो अगर आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रहना पड़ेगा कि ये कोई शॉर्ट टर्म थिंग नहीं है। इस 3 to 5 ईयर्स का आपको मिनिमम टाइम फ्रेम रखना है और साथ में इसमें पिक एंड चूज ना करें। इसमें करीब 21 स्टॉक्स हैं और उन सभी स्टॉक्स को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी मेरी सजेशन है। और इस पोर्टफोलियो को हमने काफ़ी केयरफुली डिज़ाइन किया है और कोशिश की है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टेबल कंपनीज़ को रखें, बड़ी कंपनीज़ को रखें और हमने हेल्थ केयर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इसमें फोकस दिया है। और 3-4 कंपनीज़ ऐसे भी हैं जो हाई रिस्क हाई रिटर्न है और उसका वेटेज हमने काफ़ी कम रखा है, ये सोच के कि अगर उनमें हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को ना भी मिले तो लॉसेस कम हो, लेकिन उसमें से अगर एक भी निकल जाए तो हमें वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन ओवरऑल जो है इसमें हमने ज़्यादातर लेस रिस्की स्टॉक को रखा है। तो मार्केट में क्या हो रहा है आपको सबको पता है कि एफआईआई है जो तगड़ी सेलिंग कर रहे हैं और अपनी होल्डिंग्स को लगातार गिरा रहे हैं। और अगर आप देखिए तो अगर आप इंडिया के जो है टॉप 500 स्टॉक्स में देखें तो उनकी होल्डिंग जो है 3 इयर्स के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो कोविड टाइम्स में 2020 के बाद जो पैसा मार्केट में आया था वो सारा अब निकल रहा है। और ये जो पूरी जो रैली हमें कोविड की देखने को मिली, ये दरअसल एक बहुत बड़ा पंप एंड डंप स्कीम थी। और इस रैली में जो है रॉबिनहुड्स और न्यू इन्वेस्टर्स को लुभाया गया, उन्हें मार्केट की तरफ अट्रैक्ट किया और अब उनको माल चेप कर इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं। तो आइए आप थोड़ा डीआईआईज की बात कर लेते हैं। तो डीआईआईज क्या कर रहे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने कि डीआईआईज खरीदारी कर रहे हैं और अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। और 2022 में इस कैलेंडर ईयर में उन्होंने करीब 14.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की अभी तक खरीदारी कर ली, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एफआईआईज से कम है क्योंकि एफआईआईज ने उनसे करीब $1 बिलियन ज़्यादा की सेलिंग की है। तो लगभग उन्होंने मैच कर लिया है, लेकिन एफआईआईज अभी भी उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ सेल कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो डीआईआईज ज़्यादातर खरीदते हैं वो आपके पैसे से खरीदते हैं, यानी कि जो पैसा आप लमसम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं या सिप करते हैं। और अभी लोग जो है सिप कर रहे हैं, सिप दे रहे हैं और नए नए लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सब बदल सकता है जब मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक साल पहले जो है निफ्टी 15,000 पे था, आज हम 17,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक महीने पहले ही वो 15,800 का लो लगाकर आया है। तो जब तक जो है एक साल पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख रहा है, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट दिख रहा है, वो सिप भी करते रहेंगे और
और भी पैसा मार्केट में लगाते रहेंगे, म्यूचुअल फंड्स में लगाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनके पोर्टफोलियो लॉसेस में आ जाएंगे या उनके बाय प्राइस के आसपास प्राइसेस आते हुए दिखेंगे, तो ऐसा पास्ट में देखा गया है कि ऐसे में जो जनरल बिहेवियर होता है कि वो अपने सिप्स रोक देते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को एनकैश कर लेते हैं। और आप इमेजिन करिए कि क्या होगा अगर एक तरफ से एफआईआई सेलिंग करेंगे और दूसरी तरफ से जो डीआईआईस के ऊपर भी रिडम्पशन का प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि आप अपना पैसा वहां से विड्रॉ करना चाहेंगे। तो एफआईआईस भी इस खेल को समझते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बाजार गिर गया तो वो अपनी पोजीशंस को उस रेट पर एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वो फर्स्ट स्टेज में काफ़ी केयरफुली सेलिंग करते हैं ताकि बाजार भी बहुत ज़्यादा ना गिरे। अब आइए थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो मार्च में हमें पूरी रैली देखने को मिली, ये एक बेयर मार्केट की रैली थी। और जब तक निफ्टी जो है 18,300 लेवल के ऊपर जाकर क्लोज नहीं होता है और सेटल नहीं होता है, तब तक हमें किसी भी रैली को बेयर मार्केट की रैली ही मानना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ और मार्केट ने वहां से 18,100 के लेवल से जो है वापस से नीचे आना शुरू किया और अभी हम 17,000 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और जो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो 16,800 का बनता है। और अगर इस लेवल को मार्केट कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा तो उसके बाद वापस से हम 16,000 के नीचे जा सकते हैं। अब अगर हम मार्केट में पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव्स क्या हैं? तो पहला तो ये है कि जो इमर्जिंग मार्केट का फंड है उसका जो पैसा अभी भी इंडिया में आ रहा है और उसमें जो है इंडिया में एलोकेशन बढ़ गई है कंपेयर टू चाइना, यानी कि चाइना का एलोकेशन घटा है और वो पैसा जो है काफ़ी हद तक इंडिया में आया है। लेकिन अगर हम 3 साल पहले से कंपेयर करें तो उससे कम हुआ है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि चाइना का जो शेयर है थोड़ा यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया है, विच इज़ ए गुड थिंग। दूसरा, एफआईआईज ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेच ही रहे हैं, वो कुछ खरीदारी भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो उनके जो हॉट बाइंग लिस्ट में क्या आता है, एनर्जी का स्टॉक्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि एनर्जी में काफ़ी अच्छा एक हमें रैली देखने को मिल रही है, उन स्टॉक्स में खरीदारी कर रहे हैं। और दूसरा, हेल्थ केयर में भी वो खरीदारी कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पोर्टफोलियो में हमने हेल्थ केयर सेक्टर को खास करके काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया है। और तीसरा जो पॉजिटिव है, एलआईसी का आईपीओ। दोस्तों, अभी भी इसकी उम्मीद है कि अगले 2-3 हफ्तों में एलआईसी का आईपीओ आ सकता है और ये मार्केट को एक वापस से सपोर्ट दे सकता है और शॉर्ट टर्म में हमें वापस से मार्केट में हमें एक रैली देख सकती है इसके अनाउंसमेंट के बाद। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नई वीडियो के